करते हैं चैप्टर के अगले पार्ट को, जहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स से शुरू करने वाले हैं। अब इस टाइटल के बारे में और इस चैप्टर का जो शुरुआती कहानी है वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पार्ट 1 मिल जाएगा। आप इस वीडियो को वहाँ से देखना कंटिन्यू करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में पहला है, इट वॉज वेरी ईजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। क्या नरेटर के लिए बहुत ईजी था फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए जाना? नहीं, ये फॉल्स है, ईजी नहीं था। बी है, रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। तो जो रतिराम, जो येलो कार में जो लड़का मिलता है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है, ये ट्रू है। सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, ये भी ट्रू है, वो पार्टी बॉस था। डी है, नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वर जमींदार। दोनों जमींदार थे इसलिए नानू काका उसको मिलने जाते हैं, ये फॉल्स है। नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवाणी करने वाले का रूप लेकर नानू काका सोहनलाल को मिलने जाते हैं? नहीं, जमींदार बनकर जाते हैं नानू काका। तो ये फॉल्स है, ई फॉल्स है। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल। सोहनलाल रतिराम के साथ नानू काका का मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहता है, ट्रू। अब इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वाई? तो जो ऑथर है या नरेटर है स्टोरी के, जो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे पोस्टेड है, वो नानू काका की बात हमेशा मानते थे जबकि उनका मन नहीं होता था। फिर भी क्यों? क्योंकि नानू काका उनके मामा जी थे और उनकी जो मम्मी थी वो नानू काका को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत पसंद करती थी। और हमारा इंडियन कल्चर अपने से बड़ों की बेइज्जती करना या उनके साथ बदतमीजी करना, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? तो नानू काका का क्या मतलब था दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस? टाई एंड कॉलर बिजनेस से उनका मतलब था कि वेस्टर्न पीपल, जो लोग कंप्लीटली वेस्टर्न तरीके से तैयार होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो जो ऑथर है उसको एक जोधपुरी बंद गला और टर्बन पहना कर ले जाते हैं, क्योंकि नानू काका का मानना है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रेसिंग अप है वो लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करता है रादर दैन आप वेस्टर्नर्स को देख के उनके जैसा अपना वेशभूषा बनाइए। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू कंपनी नानू काका? अब नानू काका के साथ में सोहनलाल के पास जाने के लिए जो ऑथर है वो कैसे तैयार होते हैं? जोधपुरी कोट पहनते हैं और सर पे ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधते हैं। हु इज़ अ जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी? जमींदार कौन होते थे और आप किसी जमींदार को जानते हो या नहीं? तो ये जमींदार कौन होते थे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि क्लास 12th में आप लोग हो तो ये आपको पता होगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ज़मींदार के बारे में क्या जानते हो, ज़मींदारी सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? अब नानू काका ने सोहनलाल को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया? बहुत बड़ी बड़ी बातें की। पहले अपने आप को ज़मींदार जैसा प्रेजेंट किया, उसके बाद उनको ये सुनाया कि वो हजरत बरकत अली के फ्रेंड है, उनके बचपन के फ्रेंड है, और हजरत बरकत अली उनकी बहुत सारी बातें मानते हैं और वो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े लोगों से के साथ उनका उठना बैठना है, बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। वॉट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस? तो रतिराम के प्लेस पे उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिला? ये इन्फॉर्मेशन मिला कि रतिराम और जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी दुश्मनी हो गई है। क्यों दुश्मनी हो गई है? क्योंकि रतिराम ने फॉरेन वेलफेयर मिनिस्टर को कहा था कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, और उसने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी प्रिंस से करवाऊंगा। हु इज़ अ प्रिंस? अब प्रिंस राजकुमार कौन होते थे? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? क्या अभी हमारे कंट्री में कोई राजकुमार है या बन सकता है? इफ़ येस, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? और अगर आप किसी राजकुमार को जानते हो या किसी के बारे में आपने सुना है, तो क्या उनके पास वही पावर होता है जो आज़ादी के पहले होता था? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अभी हमारे देश में राजाओं का सिस्टम नहीं है, ठीक है? कोई राजा या राजकुमार नहीं बन सकता। जो लोग खानदानी राजा थे, जिनको लोग मानते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, बट लोग सिर्फ उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारे राजा थे, तो उनके फैमिली को, लोगों को राजकुमार या राजकुमारी करके बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज आपको राजस्थान में मिल जाएंगी। उड़ीसा में उड़ीसा के राजा हैं गजपति के राजा,
पुरी के राजा हैं, तो उनका काम अभी सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जैसे पुरी में जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो उसमें उसको शुरुआत करना या भगवान की पूजा करना, उसमें उन लोगों का कुछ महत्व होता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में उनका कोई महत्व नहीं है। अब राजा भी उसी बराबर है जैसे कि पूरी की पूरी इंडियन जनता है, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पैसा, स्पेशल पावर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है अभी के टाइम पर। अब अभी तक हमने जो डिस्कशन पढ़ा, उतने डिस्कशन के बाद ये नानू काका और जो ऑथर हैं वो सोहनलाल के घर से निकल जाते हैं और नानू काका सोहनलाल को प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने पुराने फ्रेंड एचबी को लेटर लिखकर सोहनलाल के बेटे के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही दोनों कार में जाते रहते हैं तो दूर से वो लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी और जो सोहनलाल है दोनों झुक झुक कर अपने पोर्च मतलब बरामदे से नानू काका को विदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. But in the morning he was chirpy again. अब उस शाम को नानू काका ने ज़्यादा किसी से बातें नहीं की, जैसे जनरली उनका हैबिट था या उनकी आदत थी, लेकिन फिर अगले मॉर्निंग वो चर्पी हो गए। चर्पी मतलब जो लोग बहुत बात करते हैं। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। फिर वो बोलते हैं अपने बेटे को मतलब भांजे को या जो ऑथर है उनको, कि आज सुबह हम लोग मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज़ अंकल, आई अपील्ड। अब इस बार चुप नहीं रह पाते ऑथर, वो कहते हैं कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ अंकल। आई अपील मतलब किसी को अपील करना, प्लीज़ करना, मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। फिर उन्होंने फिर से वो पिंच ऑफ स्नफ लिया नाक में, और उसके बाद इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना, और फिर वो बोले। और जब तक वो बोले तब तक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऑथर की बात सुनी ही नहीं कि वो साथ में नहीं जाना चाहते। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। तो ये कहते तुम्हारा जो कार है बहुत पुराना, बहुत छोटा है, ये नहीं चलेगा, कुछ बड़ा और इम्प्रेसिव चाहिए हम लोगों को। पहले तुमने देखा नहीं वो सेक्रेटरी सोहनलाल का हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा था। अगर तुम्हारी गाड़ी अगर बड़ी होती तो वो हमें ज़्यादा इज्जत देता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी? तो जो ऑथर है वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम एक टैक्सी ले लें। तो नानू काका बोलते हैं नो नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ लेवरेज शॉफर, द बिगर द बेटर। हम लोग किसी टैक्सी में नहीं जाएंगे, हम लोग एक प्राइवेट कार लेंगे जो कि एक शॉफर चलाएगा। लेवरी मतलब यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म पहना हुआ, शॉफर का मतलब ड्राइवर। और जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना अच्छा है। आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have been only built for a court procession. I told Nanu Kaka about it. तो ऑथर को अचानक से याद आता है कि उनके एक जान पहचान के व्यक्ति, अक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाला, उसने एक कार बेचने के बारे में सोचा है जो कि बहुत इनॉर्मस, बहुत बड़ा है, स्टेटली, देखने में बहुत फैंसी है और आउटलैंडिश है। आउटलैंडिश का मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, अनयूजुअल दिखने वाला, और जिसको कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोसेशंस जैसे राजा महाराजा की सवारी निकलती थी वैसे चीज़ों के लिए ही बनाया गया हो, वैसा कार था वो। और इसके बारे में उसने अपने मामा नानू काका को बताया। दैट्स इट, विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजीली। तो नानू काका को वो तुरंत पसंद आ गया, क्योंकि वो ऐसी कोई गाड़ी ढूंढ रहे थे जिसमें उनका जो उनका पूरा पर्सनालिटी लगे कि हाँ वो किसी राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करते हैं या बहुत बड़े आदमी हों, वैसी गाड़ी वो दिखाना चाहते थे लोगों को। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो उसको हम लोग थोड़े देर के लिए ट्रायल करते हैं। सजेस्टेड ब्रीजीली, ब्रीजीली मतलब एकदम केयरफुल तरीके से, सॉरी केयर फ्री तरीके से। दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, बट डू वी? दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। तो ये ऑथर बोलते हैं कि हम लोग कर सकते थे उसका ट्रायल, लेकिन आपको पता है कि हम लोगों को जेन्युइन बायर, कि हम लोग सही में वो कार खरीदने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा हम लोगों को दिखना चाहिए,
क्योंकि ये जो मोटर कार वाले बड़े बड़े कार्स वाले जो पर्सन्स होते हैं उन लोग दूर से ही पहचान जाते हैं कि असली रिच मैन कौन है और वो मेरा गाड़ी खरीद सकता है कि नहीं, या सिर्फ हम लोग ऐसे झूठ मूठ की बातें बनाने आए हैं। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। तुम इस सब बात के बारे में मत सोचो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड वॉट अबाउट दिस लेवरेज शॉफर्ड, आई आस्क। और फिर वो कहते हैं कि ये हम लोग यूनिफॉर्म वाला ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। अरे उसमें क्या बात है, तुम बन जाओगे ड्रेस वाले यूनिफॉर्म वाले शॉफर। ब्लैंडली मतलब बिना कुछ सोचे, थोड़ा रूडली। ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज़। तो नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और उसमें 1,000 रुपीज़ का एक चेक बनाया। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। नाउ कॉल योर धोबी। अपने कोट में उस चेक को रख लिया और फिर बोलते हैं ऑथर से कि जाकर अपने धोबी को बुलाओ। I called the धोबी and the uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. अब धोबी को अंकल ने बुलाया, उसको बाहर ले गए, उसके साथ में बात किया नानू काका ने, और कोट भी साथ में ले गए जिसमें उन्होंने चेक रखा था, और उससे कुछ बातें की। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर एंड नानू काका आस्क्ड इफ यू कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। फिर सिक्का ऑटो डीलर्स के पास ये लोग जाते हैं और नानू काका जो कार उन लोगों ने सोचा था उस कार को पूछते हैं कि इसको हम लोग कुछ देर के लिए ट्रायल कर सकते हैं या नहीं। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in the coat of yours. अब जैसे ही वो लोग मैनेजर से बात कर रहे थे उस कार के ट्रायल के लिए, वैसे ही वो धोबी भागता हुआ उस दुकान में आता है जहाँ पर मैनेजर से ये लोग बातें कर रहे हैं, और नानू काका को ओल्ड कोट को एक हाथ से दिखाते हुए बोलता है कि देखिए आपने इस कोट में क्या छोड़ दिया था। ब्रांडिशिंग द चेक का मतलब है चेक को हाथ में हिलाते हुए कि देखिए देखिए आपने इस कोट में क्या छोड़ दिया था। Look what you had left in this coat of yours. नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times. फिर नानू काका दूर से हाथ में पकड़ के चेक को देखते और ऐसे करते हैं, अपने आवाज़ निकालते हैं अपने टंग से। हाउ केयरलेस ऑफ मी, और कहते हैं ओह कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हमेशा मैं ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बियरर चेक टू, एनी वन कुड हैव कैश्ड इट। और ये एक बेरर चेक है। बेरर चेक होता है जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा रहता, तो जिसको वो मिल जाएगा वो उससे जाकर पैसा निकाल सकता है। तो देखो ये बेरर चेक है और इसको मैं कोट में रखकर भूल गया और धोबी को भी दे दिया मैंने, इस पर तो कोई भी पैसे निकाल सकता था। हियर माई गुड मैन, ही सेड टू द धोबी। ओह कितने अच्छे भले इंसान हो तुम। हियर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू, मेरा चेक वापस लाने के लिए, तुम्हारे ऑनेस्टी के लिए ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। देर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक। तो धोबी को 2 रुपये का नोट निकाल कर देखता है कि देखो तुम कितने ऑनेस्ट इंसान हो, इसलिए अपना रिवॉर्ड लो कि तुमने 1,000 रुपये का चेक इसको खुद रखा नहीं और मेरा चेक मुझे लाकर वापस किया। और उसके पीठ थपथपाते हैं, पैट ऑन द बैक मतलब पीठ थपथपाना। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। I drove wearing my white Jodhpur coat and orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he is supposed to be, a hereditary pandit from a princely state. अब इसके बाद जो मैनेजर था वो समझ गया कि नानू काका कितने अमीर इंसान है कि 1,000 रुपीज़ का चेक वो रख कर कोर्ट में भूल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, तो 1,000 रुपीज़ ये अभी का 1,000 रुपीज़ नहीं है, आज़ादी के बाद के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय का 1,000 रुपीज़ का बात है, तो उस समय 1,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा रकम होता था। मतलब 1 रुपया भी उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था, तो 1,000 रुपीज़ तो बहुत ही ज़्यादा था। तो 1,000 रुपीज़ का चेक ये रख कर भूल जाते हैं और धोबी को 2 रुपये दे देते हैं शाबाशी देने के लिए। तो ये तो बहुत बड़े आदमी हैं और उन लोगों को ये कार आसानी से मिल जाती है। अब फिर से जो ऑथर है वो अपना जोधपुरी कोट और पगड़ी पहन के यूनिफॉर्म वाले ड्राइवर बन जाते हैं और नानू काका पीछे बैठकर एक प्रिंसली स्टेट से आए हुए, मतलब एक राजघराने से आए हुए पंडित की तरह दिखते हैं। We drove to the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. अब मिनिस्टर के घर चले जाते हैं ये लोग डायरेक्टली। वहाँ पर जितने भी सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर के जितने भी सर्वेंट्स थे, सब
परेशान है कि नानू काका से बार बार पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या किस काम के लिए आए हो, बट वो कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि जो विजिटर बुक है, जो विजिटर डायरी है जहाँ पर विजिटर्स का नाम लिखा जाता है, वो लेकर आओ. I have just come to make a formal call, he announced. I have no wish to disturb the minister. It is just a formality that we in the old princely state still observe. His Highness is a great stickler for these courtesies. मैं यहाँ पर कुछ काम से नहीं आया हूँ, ये बस एक फॉर्मल मीटिंग की तरह है. तो विजिटर्स बुक लाओ, मैं यहाँ वहाँ पर अपना नाम लिखकर चला जाऊँगा. मिनिस्टर को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ. ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो मेरे राजघराने में, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर फॉलो किया जाता है. और मेरे हिज हाइनेस मतलब मेरे जो राजा हैं, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकलर का मतलब बिल्कुल उस चीज़ पे एडमेंट रहने वाला कि ये तो करना ही पड़ेगा, परफेक्शनिस्ट. ठीक है, कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तुम छोड़ नहीं सकते हो. तो वो इस तरह के कर्टसीज को निभाने के लिए, इस तरह के औपचारिकता के लिए बहुत ज़्यादा स्टिकलर हैं. उनको ये सब पसंद है कि आप अपने फॉर्मेलिटी जाकर किसी को शो करें कि मैं आपको कर्टसी के लिए मिलने आया हूँ. जैसे पुराने ज़माने में कैसा होता था कि आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, वहाँ पर कोई आपका जान पहचान वाला रहता है, तो आप कम से कम उसको अपने मैनर्स को दिखाने के लिए उससे मिलने जाते थे. भले आप 10 मिनट के लिए उससे मिलो, लेकिन मैनर्स को दिखाने के लिए उससे मिलते थे. तो ये कर्टसी कॉल है. ठीक है, तो इसी तरह के कर्टसी कॉल के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. मुझे मिनिस्टर से कोई काम नहीं है और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ. They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. At the end he gave his Delhi address, my address. फिर नानू काका क्या करते हैं, विजिटर बुक में वो पूरा एकदम शान और शौकत से अपना नाम लिख रहे हैं. और क्या लिखते हैं, नाम लिखने के बाद लिखते हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर. मैं महाराजा निन्नौर के ख़ानदान का पंडित हूँ. ठीक है, वहाँ से आया हूँ, उस राजघराने का पंडित हूँ मैं, वहाँ से आया हूँ. और एड्रेस में ये जो ऑथर का जो एड्रेस है दिल्ली का, वही एड्रेस लिखते हैं. विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली. और एकदम जैसे कि वो बहुत हड़बड़ी में हूँ, बिना कुछ बोले डायरेक्टली जाकर कार में बैठ जाते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज प्लेस. आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी. फिर ज़ोर से बोलते हैं कि सबको सुनाकर जैसे बोल रहे हो कि मुझे महाराजा सुतकाता के पैलेस में ले चलो. मुझे जितने हॉरोस्कोप्स, मुझे जितनी भी कुंडलियाँ मिली थी, वो सब मुझे वापस करना है. As the car turned out the gate, I glanced backwards and saw a huge dark खद्दर-clad figure peering at us from an upper story window. और जैसे ही कार वहाँ से बाहर निकल रहा था, तो जो कि ऑथर जो कि गाड़ी को चला रहा था एज अ ड्राइवर, वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऊपर एक आदमी खद्दर पहना हुआ, खद्दर मतलब खादी पहना हुआ, ऊपर की खिड़की से देख रहा है बाहर. We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten, which has just made a puddle on the floor, when the car with the white triangle stopped in front of the house. And then Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. तो जैसे ही हम फिर ये लोग वापस आ जाते हैं घर और चाय पी रहे हैं, और किटन के साथ में, जिसने फ्लोर पे पानी फैला दिया था, उसके साथ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर तभी तक क्या होता है, एक वाइट ट्रायंगल के साथ, वाइट ट्रायंगल बना हुआ है, एक कार आता है और घर के बाहर रुकता है. और उसको देखते ही नानू काका बाहर बिल्कुल हाथ जोड़े हुए बाहर चले जाते हैं. उसके अंदर से कौन निकल रहा है, कार के अंदर से वेलफेयर मिनिस्टर. और वो वेलफेयर मिनिस्टर क्यों आए थे, नानू काका से मिलने आए थे. नानू काका लेफ्ट yesterday, his mission accomplished. I never found out what it was that he wanted to see the minister about. तो इसके बाद स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है. और जो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, नानू काका कल चले गए और मुझे पता नहीं चला कि वो किस काम से आए थे, क्यों वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे. Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninnor. Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. अब ये सोच रहे हैं कि नानू काका तो चले गए, उनका जो काम था उन्होंने उसको पूरा कर लिया जिस भी तरीके से. लेकिन क्या होगा जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि नानू काका कोई असली पंडित नहीं थे,
निन्नौर राजघराने से उनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। और लेकिन ऐसा जब भी होगा मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है कि नानू काका उसको बिल्कुल ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब भी ऐसा हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पूरे पचड़े के पूरे फसाद के बीच में मैं कहीं से भी दूर दूर से भी फंसूँ। तो इस स्टोरी में पहले तो बात ये है कि एक अतिथि के आने पर जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आपका कैसा रिएक्शन होता है। फिर भी आप चाहते हो कि वो ना आए, किसी भी तरह से आप उससे मिलने से बच जाओ। लेकिन अब जब वो आ ही रहा है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते हो, तो फिर वो कुछ भी कहे, आप उसकी बातों को मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते हो, बट उसके आप सारे डिमांड्स को, सारे काम को आप पूरा करते हो, क्योंकि वो आपका अतिथि है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के समान माना जाता है हमारे कल्चर में। और यहाँ पर तो अतिथि जो थे वो ऑथर के मामा जी थे, तो बिल्कुल उन्हें कंप्लीट रिस्पेक्ट देना, उनके कहे गए सारे कार्यों को पूरा करना, ये ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो भले ही नानू काका के किए गए किसी भी कामों को बिल्कुल ही पसंद ना करते हो, लेकिन जैसा जैसा नानू काका ने कहा वैसा वैसा सब कुछ ऑथर ने किया। और यहाँ पर हम नानू काका की चालाकी को भी देखते हैं कि कोई भी मिनिस्टर जो उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, वो खुद इस तरह से वो पूरे स्टोरी को बनाते हैं, इस तरह से लोगों से मिलते हैं कि वो मिनिस्टर खुद आकर नानू काका से मिलकर उनके घर पर मिलने के लिए आ जाता है। तो अपने काम को किस तरह से निकालना है, वो बहुत चालाकी से नानू काका इन सारी चीज़ों को करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लान टू मीट? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? ये वेलफेयर मिनिस्टर। वॉट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? अब वेलफेयर मिनिस्टर को मिलने के लिए नानू काका ने क्या किया? पूरी प्लानिंग की। पहले जाकर सोहनलाल से मिले, फिर सोहनलाल का क्या दुश्मनी है और वेलफेयर मिनिस्टर के घर में क्या चल रहा है, वो सारा स्टोरी उन्होंने पता किया। उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाकर, उसके ऑफिस में जाकर ऐसा दिखाया कि वो एक बहुत उसी राजघराने के पंडित हैं जिस राजघराने में जो वेलफेयर मिनिस्टर है अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश कर रहा है। वॉट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? अब इस बार नया क्या बनाया नानू काका ने ऑथर को? तो इस बार अपना यूनिफॉर्म्ड ड्राइवर बनाया। तो इस बार लेवरीज शॉफर। हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स? सिक्का ऑटो डीलर्स वो एकदम हाई फाई कार लेने के लिए नानू काका ने क्या किया? धोबी को पैसे देकर बोले कि तुम्हें बोला कि ऐसा ऐसा एक्टिंग करना है, जिससे कि ऑटो डीलर्स को लगे कि वो बहुत बड़े बहुत पैसे वाले इंसान है, ताकि वो कार बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी ज़्यादा झंझट के वो दे दे। और फिर उस कार को लेकर एक राजघराने से आए हुए पंडित जैसा इंप्रेशन वेलफेयर मिनिस्टर के लोगों के सामने नानू काका ने बनाया। वॉट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट? अब मिनिस्टर के घर जाकर क्या किया नानू काका ने? ये दिखाया कि वो एक पंडित हैं जो निन्नौर घराने से आए हैं, और वहाँ पर आके सिर्फ अपना रिस्पेक्ट्स पे करना चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं दिखाना कि हाँ मैं यहाँ इस शहर में हूँ, तो आपसे मिलने आए, और विजिटर्स बुक में नाम लिखकर चले जाते हैं। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर? और मिनिस्टर कैसे इम्प्रेस होते हैं? ये जानकर कि निन्नौर जहाँ पर वो अपने बेटी का शादी करवाना चाहते हैं मिनिस्टर, उसी राजघराने से पंडित आए हुए हैं। इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस विद नानू काका एट एनी पॉइंट? व्हेन एंड वाई? अब जो ऑथर है, क्या वो नानू काका से इम्प्रेस्ड है? आपको क्या लगता है? पहले तो वो इम्प्रेस नहीं थे नानू काका से, लेकिन जिस तरह से नानू काका अपना पूरा का पूरा काम निकाल लेते हैं इधर उधर झूठ बोलकर, अलग अलग सिचुएशंस को मैनेज करके, तो फिर ऐसा लगता है लास्ट का जो पैराग्राफ है 83-84 कि वो नानू काका से थोड़े बहुत इम्प्रेस्ड है, कि बिना किसी प्रॉब्लम के उन्होंने अपने काम को पूरा कर लिया। जो मिनिस्टर उनसे मिलना नहीं चाहता था, वो मिनिस्टर खुद उनके घर आकर नानू काका से मिलकर गया। और वो फिर फाइनली ये कैसे पता चलता है कि जो ऑथर है वो नानू काका से इम्प्रेस्ड है? तो वो इससे पता चलता है कि ये जो लास्ट सेंटेंस है, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम को नानू काका मैनेज करने का। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज, व्हाई डज ही डू सो?
डज ही सक्सीड इन हिज परसूट। तो नानू काका बहुत सारी अलग अलग तरह की झूठ बात बोलते हैं सोहनलाल के सामने कि वो ज़मींदार हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, और फिर वेलफेयर मिनिस्टर के सामने निन्नौर के घराने के पंडित बनकर आते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो पहले तो आपको इन क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से सोहनलाल के सामने उन्होंने क्या क्या झूठ बोले, और वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर उन्होंने क्या क्या झूठ बोले पंडित बनकर, इन सारे चीज़ों को। और जो ऑटो डीलर्स हैं जहाँ से उन लोगों ने कार लिया, उस कार वाले को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, उनको डिटेल में बताना होगा। और उसके बाद लास्ट में आप बताओगे कि क्या ये सब करने से उनको सफलता मिली। तो हाँ, बिल्कुल उनको सफलता मिली। वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, उसी के लिए वो दिल्ली आए थे, लेकिन मिनिस्टर उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था मिलने का, इसलिए ये सब करके वो मिनिस्टर खुद नानू काका से उनके घर पर मिलने आ जाता है। अब इस पूरे स्टोरी में नानू काका का क्या इंप्रेशन होता है आपके ऊपर? डू यू लाइक हिम? क्या वो आपको अच्छा लगता है? अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। यहाँ पर पहले तो आपको बताना होगा कि आपको क्या लगता है उनके बारे में पढ़कर, और उसके बाद आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि एक स्टोरी में एक जो कैरेक्टर दिया गया, जैसे कि नानू काका, पूरी स्टोरी नानू काका के बारे में है, तो नानू काका ने जो जो किया है स्टोरी में, उससे क्या पता चलता है कि नानू काका किस तरह के इंसान है। तो नानू काका की पर्सनालिटी तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेसिव है, क्योंकि इम्प्रेसिव पर्सनालिटी अगर नहीं होती तो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल मिनिस्टर्स जैसे कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर, वो सब उनके झांसे में नहीं आते। ठीक है। और वो एक लविंग ब्रदर भी है, अपने बहन के लिए काफ़ी उनके मन में प्यार है, तभी वो किटन्स लेके आते हैं अपने बहन के लिए। फिर उनका नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली होगा, ताकि वो टिकट कलेक्टर को भी इम्प्रेस कर लेते हैं, और थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकंड क्लास में बैठकर आ जाते हैं। तो उनके अंदर सिचुएशंस को मैनेज करने का स्किल, लोगों के मेंटालिटी को समझने का स्किल बहुत ही अच्छा है। फिर वो थोड़े ट्रेडिशनल हैं अपने आउटलुक में, अप्रोच में, क्योंकि उनको टाइज एंड कॉलर्स नहीं अच्छे लगते, उनको पुराने ज़माने के टर्बन्स और कोट्स, जोधपुरी कोट और पगड़ी, यही इसी तरह का वेशभूषा ड्रेस उनको पसंद आता है। और वो बहुत दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प है। वो लोगों से बात करके सिचुएशन समझकर अपना नेक्स्ट प्लान तुरंत बना लेते हैं कि उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। झूठ बोलने में उनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए वो बेधड़क झूठ बोल सकते हैं। तो आपने बहुत इंटरनेट पे सुना होगा, इफ़ लाइफ थ्रोज यू लेमन, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो नानू काका एग्जैक्टली वही करते हैं। जब भी उनके सामने कोई परेशानी आती है, उस परेशानी को वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल देते हैं। यही कैरेक्टर स्केच है नानू काका का। तो कैरेक्टर स्केच नानू काका का लिखना शुरू करने के पहले, जैसा ऑथर ने बताया है कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, वाइट हेयर्स थे उनके, और इम्प्रेसिव मुस्टच थे। इन सारी चीज़ों को आप पहले लिखोगे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस देखने में वो कैसे थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे वो, और उसके बाद उनका इनर नेचर कैसा था, उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू हैव नानू काका एज योर अंकल, हाउ वुड यू बिहेव विथ हिम, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब नानू काका आपके अंकल होते तो आपका क्या बिहेवियर होता, ये तो आप अपने मन से खुद ही सोचकर लिख सकते हो। नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहनलाल रतिराम, डिड ही एवर फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब नानू काका ने बहुत दिखाया था सोहनलाल के सामने कि जो HB है, अरे वो तो मेरा पुराना बचपन का फ्रेंड है, मुझे तो बड़े भाई की तरह मानता है, मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता, वो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। अब इसके बाद मैं आपके बेटे के लिए उससे सिफारिश कर दूंगा, और आपके बेटे को ट्रेड कमिश्नर बनाकर वहाँ भेज दिया जाएगा। अब आपको लगता है कि उन्होंने इस प्रॉमिस को फुलफिल किया होगा? लेकिन ये प्रॉमिस फुलफिल करना इम्पॉसिबल था, प्रॉमिस को पूरा करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि नानू काका जो थे वो एम्बेसडर को दूर दूर से कहीं से भी नहीं जानते थे। तो प्रॉमिस पूरा करके लेटर लिख के रिकमेंडेशन देने की कोई बात ही नहीं उठती है। कैन अ पर्सन लाइक नानू काका बी मोर सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी, गिव रीजंस। क्या आपको लगता है कि नानू काका जैसा इंसान अभी की सोसाइटी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल। ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन से डील कर सके, हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना सके, वैसे लोग आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई वंडर वॉट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स। ये सेंटेंस के बाद
What light does it throw on the motive of the writer in the story? Does he want to glorify manipulation, warn us of the consequences which its discovery leads to, expose the reality we are living in? तो इस सेंटेंस के थ्रू जो लास्ट है स्टोरी का, उससे जो राइटर है, ऑथर है, वो क्या बताना चाहते हैं? उनका मोटिव क्या है स्टोरी को लिखने के पीछे? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हर स्टोरी, हर सिचुएशन को मैनेज कर लेना बहुत अच्छी बात है, या वो ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि नानू काका एक फेक इंसान थे, वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, किसी भी राजघराने से उनका संबंध नहीं था, सोहन लाल को पता चलेगा कि वो किसी भी एचबी को नहीं जानते थे, तो वो नानू काका को ऑब्वियसली ढूंढेंगे अपने दुश्मनी को निकालने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है, इस लास्ट पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है? तो शुरुआत में तो पूरे स्टोरी में ये हमें लगता है कि जो ऑथर है वो नानू काका के एंटिक्स में, अलग अलग मैनिपुलेशंस में वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर जब गाड़ी की बात आती है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो ऑथर ही है जो रिकमेंडेशन देते हैं कि इस जगह पर हमें बड़ी गाड़ी मिल सकती है। फिर उसको मैनेज कर लेते हैं नानू काका कि वो कैसे मिलेगा, और उसके बाद लास्ट में हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो ऑथर है वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड है कि नानू काका हर सिचुएशन से डील कर सकता है, हर सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकता है। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं ऑथर कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब नानू काका पकड़े जाएंगे, और जब वो पकड़े जाएंगे तो मैं जानता हूँ कि वो उस सिचुएशंस को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पूरे फसाद के बीच में मैं कहीं से भी दूर दूर से फंसूँ। What is linguistic emergency? Why do we all face it? How does it affect our speech? Linguistic emergency का मतलब है lack of words, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए हो, तो या बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में शब्द नहीं आते अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी को हम लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहते हैं। तो क्या हम सब इसको फेस करते हैं? येस, ऑब्वियसली, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सभी इसको फेस करते हैं। और क्या ये हमारे बोलने के तरीके को, हमारे स्पीच को इफेक्ट करता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जब आपके पास वर्ड्स नहीं होता अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके दिमाग में कोई शब्द नहीं आते कि आप जो फील कर रहे हो उसको आप किस तरह से बोलो। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, हाउ इज इट रिलेटेड टू द थीम ऑफ द स्टोरी। अब टाइटल का क्या मतलब है वो तो मैंने आपको बता दिया है। टाइटल है पिंच ऑफ स्नफ। अब ये थीम स्टोरी के थीम से कैसे रिलेटेड है? तो स्टोरी का क्या थीम है? स्टोरी का यहाँ पर थीम है कि नानू काका किस तरह से लोगों को इम्प्रेस करते हैं झूठ बोलकर और अपना काम निकालते हैं। और ये पिंच ऑफ स्नफ से कैसे रिलेटेड है? पिंच ऑफ स्नफ पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो वेल्दी लोग होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते थे, वही लोग ज़्यादातर ये पिंच ऑफ स्नफ रखते थे, ठीक है? और उनका बॉक्स जो होता था वो सिल्वर का होता था। तो इस स्टोरी में भी हमने देखा है कि नानू काका का जो बॉक्स है वो सिल्वर का बॉक्स है, ठीक है? चांदी का बना हुआ बॉक्स है जिसमें वो अपना स्नफ रखते हैं, और उससे निकाल कर, और जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने जाते हैं जिससे उनको काम निकलवाना हो, तो उसके सामने ये अपना पिंच ऑफ स्नफ ज़रूर लेते हैं। तो जिससे वो दिखाते हैं कि वो भी एक बहुत बड़े पावर वाले, पैसे वाले इंसान हैं। और इसीलिए जो नानू काका का पर्सनालिटी है, ये दिखाना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़े घराने से, पैसे वाले घराने से बिलोंग करता हूँ, और जिससे वो बेवकूफ़ बनाकर लोगों से अपना काम निकलवाते हैं, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अ पिंच ऑफ स्नफ। वो बॉक्स जो कि टोबैको है, जो कि एक बुरी चीज़ है जो इंसान को किसी तरह से फ़ायदा नहीं करती, बट पैसे वाले अमीर लोग उसका इस्तेमाल करते थे अपनी अमीरी को दिखाने के लिए। तो उसी तरह से सेम तरीके से नानू काका भी अपने सारे झूठे अमीरी, शान और शौकत को लोगों को इम्प्रेस करके अपना काम निकलवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पर। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सीन एट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसा सीन होता है ये तो लिखना अभी के लिए सबके लिए बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी ऐसा होगा जो कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, कैसा सब कुछ दिखता है, ट्रेन कब आती है, किस तरह के लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर, एक भविष्य बताने वाला पंडित,
उसका क्या इन्फ्लुएंस है हम लोगों के लाइफ पर, किस तरह से वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में भी 100 वर्ड्स लिखना है। अब डी में दिए गए वर्ड्स के मीनिंग को स्पेलिंग को सुधारना है। ये तो इजी है, कहीं से भी आप या तो आप चैप्टर से इजी स्पेलिंग्स देख सकते हो, क्या एग्जैक्ट स्पेलिंग्स इन सारे वर्ड्स के, या इजीली आप गूगल से देख सकते हो कि इन वर्ड्स सही स्पेलिंग्स है और उन स्पेलिंग्स को आपको याद रखना चाहिए लिखने के टाइम पर। अब हम आते हैं इन सारे वर्ड्स के आपको दो दो मीनिंग बताने। तो इंटरव्यू का जो चैप्टर में मीनिंग है, दो लोगों का फेस टू फेस मिलना। और जनरली इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, एक पर्सन फॉर्मल वे में एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पर्सन उसका आंसर कर रहा है। ट्रांसफ़र, एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। अब ट्रांसफ़र इंटरनेट के भी सेंस में हम उसको यूज़ करते हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना। फिर उसके बाद है ब्लास्ट। तो लेसन के हिसाब से ब्लास्ट का मतलब है बहुत ज़ोर का आवाज़, बहुत ही ज़ोर का आवाज़। और ब्लास्ट का नॉर्मल मतलब होता है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, ब्लो अप करना। ट्रेड, तो ट्रेड का जो लेसन में मतलब है, उसका मतलब है एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ खरीदना। और ट्रेड का नॉर्मल मीनिंग भी एक्सचेंज करना या कमर्शियल बिजनेस, बिजनेस को भी हम ट्रेड कहते हैं। कोर्स का मतलब है एक तो लेसन वाला कोर्स जो आप पढ़ते हो, किस कोर्स में आप पढ़ रहे हो, आपका क्या सिलेबस है। और दूसरा कोर्स का मीनिंग है क्या डायरेक्शन ले रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। द कोर्स ऑफ द रिवर, रिवर का क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है। टच, नॉर्मल फिंगर से जब हम किसी को टच करते हैं, किसी चीज़ का कांटेक्ट में आना। और टची जो आपका, या टचिंग जो फीलिंग्स को आपके अंदर उत्पन्न करे, उसको भी हम टचिंग कहते हैं, जिस सेंस में चैप्टर में टच को यूज़ किया गया है। उसके बाद है सरप्राइज, एस्टॉनिशमेंट या शॉकिंग फीलिंग। उसके बाद है मैच, दो चीज़ को मैच करना, ठीक है, मैचिंग टू कलर्स, कुंडलियों को मैच करना, दोनों एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं कि नहीं। और दूसरा एक कॉन्टेस्ट जैसे कि क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, ठीक है। स्नॉट, एंगर का एक्सप्रेशन, ठीक है, नाक से घड़ घड़ जैसी आवाज़ निकालने को स्नॉटिंग कहते हैं, और वो एक तरह से गुस्से को दिखाता है। और ये ब्रीदिंग का भी एक टेक्निक है, जहाँ पर आप फोर्सफुली नाक से इतने ज़ोर से सांस लेते हो कि उसमें आवाज़ निकलता है। D2 पर आता है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, he seldom sees visitors without a previous appointment. In the first sentence, announcement is a noun derived from announce, which is a verb. Similarly, in the second sentence, appointment is derived from appoint, जो कि appoint verb है, appointment noun है। तो यहाँ पर और सब में ये सारे वर्ड्स कैसे बने, उसमें सफिक्स लगाया गया है, MENT, ION, ANC, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए वर्ड से आपको सफिक्स लगाकर वर्ब से उनको नाउन बनाना है। तो इम्प्रेस में हम ION लगाएंगे तो इम्प्रेशन हो जाएगा, अरेंज में MENT लगाएंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा, ट्रांजैक्ट में ION लगाएंगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, एक्सप्लेन में ION लगाएंगे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, अक्वेंट में ANC लगाएंगे तो अक्वेंटेंस हो जाएगा, मैनेज में MENT लगाएंगे मैनेजमेंट हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट में ION लगाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, और मैरी में IAGE लगाएंगे तो वो मैरिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं उनको हम नाउन में बदल रहे हैं। जैसे कि अक्वेंट करना मतलब जान पहचान करना, और अक्वेंटेंस मतलब जाना पहचाना हुआ व्यक्ति। तो एक वर्ब है, एक नाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब कुछ करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले किया गया हो, उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। अब आते हैं हम आपके D3 पर। लेसन में वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, और राइट हैंड साइड में आपको उन वर्ड्स को ढूंढकर, लेसन से उन वर्ड्स को ढूंढकर लिखना है इन अ फ्रेंडली मैनर विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एमिकेबली। लेसन में एमिकेबली दिया गया है, एमिकेबल, तो ये एमिकेबली है। लार्ज इन साइज एंड क्वांटिटी, ये है इनॉर्मस। आप इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए। अट्रैक्टिंग योर इंटरेस्ट और अटेंशन, ये है ब्रेथ टेकिंग।
स्मॉल नेल विथ अ फ्लैट टॉप, उसको कहते हैं ट्रैक्स। ब्रास ट्रैक्स दिया गया ना, ट्रैक्स। करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, इसको कहते हैं लेजिटिमेट। एक्सट्रीमली स्ट्रेंज या अनयूजुअल, उसको कहते हैं आउटलैंडिश। तो ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर से ही हैं, बस इनको आपको याद रखना है कि ये किस मीनिंग में यूज किए गए हैं। इसके बाद D4 है, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज 3 फ्रेजेस इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो ये सारे फ्रेजेस से आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। एट द ड्रैगर्स ड्रॉन, एट द ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब है दुश्मनी होना। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मतलब अचानक से आ जाना। एज सून एज, जल्दी से जल्दी। तो एज सून एज से सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। आई टुक आउट माई अम्ब्रेला एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है। आई ड्रॉप्ड इन एट माई फ्रेंड्स हाउस टू सी हिम वाइल ही वॉज इल। टर्न आउट, क्या रिजल्ट होता है? तो द केक टर्न्ड आउट वेरी डिलीशियस। तो मैं जो केक बना रही थी वो काफ़ी टेस्टी निकला। ऑफ कोर्स, ये तो सबको पता है। ऑफ कोर्स आई विल कम टू मीट यू, ऑफ कोर्स विल गो टू अ मूवी, मतलब ये ज़रूर होगा। ट्राई आउट, किसी चीज़ को ट्राई करना। ठीक है। प्लीज़ ट्राई आउट द बिस्किट्स दैट आई हैव मेड फॉर यू, प्लीज़ ट्राई आउट द न्यू डिशेज दैट आई हैव कुक्ड फॉर यू। ठीक है, ट्राई करना किसी चीज़ को। अब आते हैं ग्रामर पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवेंट यू? इट इज अमेजिंग, इजंट इट? इन द अबव एग्जाम्पल्स हैवेंट यू एंड इजंट इट आर, इसको क्वेश्चन टैग्स कहते हैं, टैग क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन टैग्स बनाना है। अमोद वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। तो यहाँ पर हम क्या टैग लगा सकते हैं? ये होगा वॉजंट ही। वॉज है ना यहाँ पर ऊपर में, आप देखो यू हैव गॉट, तो हैव का हैवेंट यू। इट इज अमेजिंग का इजंट इट। तो वैसे यहाँ पर वॉज है तो क्या हो जाएगा? वॉजंट इट, सॉरी इट नहीं, वॉजंट ही। अमोद है तो वॉजंट ही। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, शुडेंट इट। दैट है तो उसके साथ इट होगा, शुडेंट इट। शुड का शुडेंट इट। नानू काका चकल्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, डिडंट ही। ठीक है। यू विल डू द वर्क, वोंट यू। विल का वोंट, वुडेंट, तो वोंट यू। गोलू इज ईटिंग अ मैंगो, इजंट ही। इज है, इजंट ही। इस चैप्टर को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया क्वेश्चन आंसर्स के साथ और एक्सरसाइजेस के साथ। थोड़ा फनी चैप्टर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टर स्केच। नानू काका का कैरेक्टर स्केच लिखना। ठीक है। उस चीज़ को आप अच्छे से लिखकर एक बार ट्राई करिए कैरेक्टर स्केच लिखने का। और कैरेक्टर स्केच किस तरह से लिखना है, उसका क्या फॉर्मेटिंग होगा, आंसर होगा, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि किस तरह से लिखना है तो वो मैं आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक और वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।